हेलो क्लास 12 वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को बीएसटी के सेकेंड चैप्टर में एफडब्ल्यू टेलर के आगे की टेक्निक्स को पढ़ाऊंगी, जिसमें टाइम स्टडी, फटीग स्टडी, डिफरेंशियल प्राइस वेट सिस्टम और कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल रिवोल्यूशन, ये 4 पॉइंट आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके पहले की वीडियो में हम लोगों ने 4 टेक्निक्स को पढ़ लिया था: फंक्शनल फोरमैनशिप, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, मेथड स्टडी एंड मोशन स्टडी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एफडब्ल्यू टेलर का नेक्स्ट टेक्निक टाइम स्टडी होता है। इसमें एफडब्ल्यू टेलर ने टाइम का स्टडी किया है, जिसमें देखा गया है कि कौन सा वर्कर किस काम को किस टाइम पे कंप्लीट करेगा, एक स्टैंडर्ड टाइम को यहाँ पे डिटरमाइन करना। तो ये सब इसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट है टू फाइंड द स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ जॉब। एक काम को करने के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम को फाइंड करना, और वो कैसे किया जाएगा? साइंटिफिक मेथड के थ्रू किया जाएगा। फॉर सेटिंग अप स्टैंडर्ड टारगेट फॉर वर्कर्स के लिए एक स्टैंडर्ड टारगेट सेट करना। ऐसे ही नहीं हवा में हम लोग बोल दें कि इसको 1000 यूनिट निकालना ही निकालना है 1 महीने के अंदर। हम देखेंगे कैपेसिटी क्या है, वर्कर्स कितना कर सकता है और कितना वो कर रहा है। तो एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करने के बाद वर्कर्स के हम लोग टारगेट को सेट कर देते हैं, स्टैंडर्ड टारगेट को यहाँ से सेट कर दिया जाता है। डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ जॉब, और यहाँ पे हम लोग ये भी डिटरमाइन करते हैं कि इस काम को करने के लिए कितने वर्कर्स की नीड हो सकती है। तो ये टाइम स्टडी के अंदर आता है। टेलर सजेस्टेड दैट द टाइम रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द जॉब शुड नॉट बी डिसाइडेड बाय इंस्टीट्यूशन विल और विश ऑफ द मैनेजर, बट टाइम स्टडी मस्ट बी कंडक्टेड टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड टाइम साइंटिफिकली। तो इस बात को मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि ये जो आप टाइम को सेट करेंगे, मतलब कोई भी फैक्ट्री में टाइम को सेट किया जा रहा है कि इस काम को कितने लोग मिलके करेंगे, इस काम का स्टैंडर्ड टाइम क्या होना चाहिए और वर्कर्स के क्या टारगेट होना चाहिए। तो ये सारे का एक्सपेरिमेंट हम लोग कैसे करेंगे? साइंटिफिकली करेंगे, ना कि खुद के एक्सपीरियंस से और अपने इच्छा के अनुसार हम नहीं करेंगे। क्लियर है? टू कंडक्ट टाइम स्टडी फॉर टेलर सजेस्टेड टू ऑब्जर्व an average worker when he performing the job with a stopwatch in hand and note down the average time taken by workers in completion of job। अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने इस चीज का ऑब्जर्वेशन का एक्सपेरिमेंट किया साइंटिफिकली। ये अपने हाथ में स्टॉप वॉच लिए और वर्कर्स से काम करा। तो हर एक वर्कर्स का काम उन्होंने देखा कि एक काम को करने के लिए वर्कर्स को कितना समय लग रहा है, और उसमें से उन्होंने एक एवरेज निकाल दिया, और उस एवरेज के थ्रू इन्होंने स्टैंडर्ड टाइम सेट कर दिया कि इस काम को करने में इतना समय लगना चाहिए और इतने समय में ये काम हो जाना चाहिए। क्लियर है? फटीग स्टडी, फटीग का मतलब होता है रेस्ट टाइम। एक वर्कर को रेस्ट टाइम देना बहुत जरूरी है, क्योंकि कंटिन्यूअस कोई भी काम नहीं कर पाएगा। ह्यूमन बीइंग, हम लोग मशीन नहीं, हम लोग काम करते करते लगातार थक जाते, तो हमें नीड होता है ब्रेक का। जैसे ही ब्रेक मिलता है उसके बाद फिर से हम लोग एनर्जेटिक हो जाते हैं, रीस्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे वही बताया जा रहा है। दिस टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज कंडक्टेड टू फाइंड आउट। पहला है द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल्स, मतलब कि यहाँ पे रेस्ट इंटरवल्स कब देना है और रेस्ट इंटरवल्स कितने का देना है और इंटरवल्स कितनी बार देना, ये 3 यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है? अ पर्सन इज बाउंड टू गेट टायर्ड when he is performing a job for long period of time। तो देखिए, एक इंसान, ऑब्वियसली बात है कि वो थक जाएगा अगर लंबे समय तक किसी काम को वो कर रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली टायर्ड हो सकता है। देयर इज ऑलवेज नीड फॉर रेस्ट इंटरवल्स, और उसको क्या चाहिए? एक इंटरवल चाहिए ताकि वो थोड़ा रेस्ट कर पाए। Taylor suggested that the time period and frequency of rest intervals should not be decided by wish and experiment of manager, but to give a scientific approach, fatigue study must be conducted। ये तो साइंस बैकग्राउंड के थे टेलर, तो हर चीज में ये साइंस को अप्लाई कर रहे थे। तो इन्होंने बोला कि अपनी इच्छा और मन के हिसाब से आप फटीग टाइम नहीं दे सकते, आप रेस्ट टाइम नहीं दे सकते हैं। यहाँ पे आपको एक्सपेरिमेंट करना होगा, ऑब्जर्वेशन करना होगा। टू कंडक्ट फटीग स्टडी, टेलर सजेस्टेड टू ऑब्जर्व एन एवरेज वर्कर। ठीक है? एवरेज मतलब हर एक वर्कर को पहले देखेंगे वो कितना काम कर पा रहा है और कितने काम के बाद वो थक रहा है, देन सबका हम एवरेज निकाल देंगे। व्हेन he is performing a job and note down the time when that the workers start getting tired and when his efficiency level start decreasing, then give him break। अब हम यहाँ पे क्या करें? जब वर्कर स्टार्टिंग में आ रहा है तो वो बहुत अच्छे से काम कर रहा है, फिर उसको हम कंटिन्यू ऑब्जर्व करेंगे कि वो धीरे धीरे स्लो हो रहा है काम करने में, वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, उसकी एफिशिएंसी लेवल डाउन होते जाए, तुरंत हम उसको क्या करेंगे? रेस्ट दे देंगे, उसको ब्रेक टाइम दे देंगे। वो टाइम पीरियड हम क्या करेंगे? कॉपी में नोट कर लेंगे।
This time can be noted to decide frequency of rest intervals, and during break after how much time to workers became fresh to rejoin the work can be the time for rest intervals. और उसके बाद हम लोग ये भी डिटरमाइन करेंगे कि जो उसको ब्रेक टाइम मिल रहा है वो कितने समय का होना चाहिए. So if frequency and time for rest intervals is fixed by observing workers, definitely it will be more scientific. तो ये बहुत ज़्यादा scientific होगा. Observation करने के बाद हम चीज़ों को fix कर रहे हैं. There can be many causes for fatigue like long working hours, doing unsuitable work, having uncardinal relation with boss, or had working condition etc. Such hindrances शुड बी रिमूव्ड. अब देखिए यहाँ पे वर्कर्स कुछ कारणों की वजह से थक सकता है. एक तो जो जेन्युइन कारण होता है, कोई भी काम को लंबे समय तक करेंगे तो हम वहाँ पे थकेंगे. दूसरा क्या है, अनसुटेबल वर्क. अगर मेरे अकॉर्डिंग मेरी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग काम नहीं मिलेगा तो हम उस काम को करते करते क्या हो जाएंगे, थक जाएंगे, क्योंकि वो मेरे लायक नहीं है, वो मेरे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं होगा. तो अनसुटेबल वर्क भी कहीं ना कहीं वर्कर्स को टायर्ड कर देता है. हैविंग अनकार्डिनल रिलेशन विथ बॉस, बॉस के साथ खटपट होना, बॉस के साथ रिलेशन अच्छा ना होना, ये भी कहीं ना कहीं काम ना करने की इच्छा होती है, काम करने में बोरिंग लगता है और यहाँ पे वर्कर्स थक जाते हैं. हैड वर्किंग कंडीशन, हो सकता है वर्किंग कंडीशन अच्छा ना हो, तो इन सब रीज़न की वजह से यहाँ पे उनको काम करने का मन नहीं होता और उनको ब्रेक का नीड होता है, ब्रेक की ज़रूरत होती है. हिंड्रेंस का मतलब होता है प्रॉब्लम. ये प्रॉब्लम क्या हो जाएंगे, अगर हम फटीग स्टडी करते हैं तो इन सारे प्रॉब्लम को हम रिमूव कर सकते हैं अपने फैक्ट्री से. तो जैसे यहाँ पे भी एग्जांपल के तौर पे लिखा हुआ, इफ़ देर आर 3 शिफ्ट ऑफ वर्क. फैक्ट्री में देखिए, फैक्ट्री कभी बंद नहीं होता है, उसमें शिफ्ट चलते रहते हैं, तो 3 शिफ्ट में काम होता है. इफ़ आफ्टर 1 शिफ्ट वर्कर गेट टायर्ड, ही कैन बी असाइन फर्स्ट एंड थर्ड शिफ्ट एंड गिवन रेस्ट इंटरवल्स इन सेकेंड शिफ्ट. तो यहाँ पे बोला गया 3 शिफ्ट में अगर काम हो तो वर्कर को पहले और थर्ड शिफ्ट में काम कराएंगे और सेकेंड शिफ्ट में उसको रेस्ट दे देंगे. ड्यूरिंग 1 शिफ्ट ऑल्सो स्मॉल pauses of intervals can be given if it is observed that within a shift workers becomes more fresh with small break. और ये भी कर सकते हैं, अगर छोटे छोटे उनको काम के दौरान भी छोटे छोटे ब्रेक देने चाहिए. अगर छोटे ब्रेक देने से वो खुद को ज़्यादा फ्रेश फील करेंगे तो इससे इसको देना अच्छा होगा और काम अच्छे तरीके से होगा. तो इसका ये फटीग स्टडी का यही मतलब था कि फटीग स्टडी में हम कब इंटरवल्स दें और कितने टाइम का इंटरवल्स है और कितनी बार इंटरवल्स दें, ताकि यहाँ पे जो वर्कर्स है वो तुरंत अपने आप को काम में रिजॉइन कर पाए, रिफ्रेश फील कर पाए. नेक्स्ट टेक्निक है इनका डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम. अब यहाँ पे क्या बोला गया कि सबको एक जैसा वेजेस नहीं देना चाहिए. ऐसे क्या होता है, जो काम कर रहा है उसको भी सेम वही वेजेस दे रहा है और जो ज़्यादा काम कर रहा है उसको भी वही वेजेस दे रहा है और जो कम काम कर रहा है उसको भी वही वेजेस दे रहे हैं. इससे क्या होगा, जो काम नहीं कर रहा है उसकी तो मौज है, उसको तो ऐसे ही पैसा मिल जाए, जो बेचारा काम कर रहा है उसको एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिल रहा. तो यहाँ पे वेज सिस्टम को डिफरेंट करना है. जो जैसा काम करेगा उसकी इफ़िशियंसी के हिसाब से उसको पेमेंट करना चाहिए, ताकि वो और मोटिवेट होगा अच्छे से काम करने का और उसको अच्छा पैसा मिलेगा. और दूसरे वाला जो काम नहीं कर रहा है, थोड़ा काम कर रहा है, वो सामने वाले को देखे वो भी मोटिवेट होके ज़्यादा काम करने की कोशिश करेगा. The scientific technique of differential piece rate system emphasizes on paying different rate of wages for efficient and inefficient employees. The technique of differential wages rate system insists on, देखिए हमारे कंपनी में 2 तरीके के वर्कर्स हो सकते हैं, एक इफिशियंट और एक इनएफिशिएंट. इफिशियंट वाले को अच्छा वेजेस दिया जाए और इनएफिशिएंट वाले को नॉर्मल वेजेस दिया जाए. ठीक है, पहला पेइंग डिफरेंट रेट ऑफ वेज टू इफिशियंट एंड इनएफिशिएंट एम्प्लॉयज. इन दोनों को अलग अलग डिफरेंट देना चाहिए, दोनों को सेम नहीं देंगे. सेकेंड, एक्स्ट्रा वेजेस पेड टू इफिशियंट एम्प्लॉयज विल मोटिवेट देम टू रिमेन इफिशियंट. तो उनको इफिशियंट बने रहने के लिए हम क्या करेंगे, उनको एक्स्ट्रा पेमेंट करेंगे ताकि वो ऑलवेज मोटिवेट रहें. और एक्स्ट्रा वेजेस पेड टू इफिशियंट एम्प्लॉयज विल मोटिवेट इनएफिशिएंट एम्प्लॉयज टू कम इन द कैटेगरी ऑफ इफिशियंट एम्प्लॉयज. तो इस लाइन से ये मतलब हो रहा है कि अगर हम एक्स्ट्रा वेजेस इफिशियंट को देंगे तो जो इनएफिशिएंट वाला है वो भी मोटिवेट होके इफिशियंट वाले कैटेगरी में अपने आप को शामिल कर सके. और डी में होगा व्हेन पेमेंट इज गिवन अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड ऑटोमेटिकली द प्रोडक्शन विल बी मैक्सिमाइज्ड. और हम अगर प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग कि कितना आउटपुट निकाला गया है
पर यूनिट के अकॉर्डिंग अगर हम वेजेस देते हैं तो इससे मेरा प्रोडक्शन ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि हर कोई ज़्यादा पैसा कमाना चाहेगा तो मैक्सिमम प्रोडक्शन करने में वो जुट जाएगा, और मैक्सिमम करेगा तो प्रोडक्शन भी मैक्सिमम होगा, प्रॉफिट भी मैक्सिमम होगा। ये टेलर का टेक्निक था कि सबको डिफरेंट डिफरेंट वेज देना चाहिए। क्लियर है? दिस टेक्निक इज स्ट्रॉन्गेस्ट मोटिवेटर फॉर एम्प्लॉयज टू परफॉर्म इफिशियंटली। और ये क्या होता है, जो वेजेस सिस्टम डिफरेंट है, पैसा जो दिया जाए दोनों को अलग अलग, ये कहीं ना कहीं मोटिवेटर का काम करता है, जिससे कि एम्प्लॉयज की इफिशियंसी बढ़ जाती है, वो अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। नेक्स्ट और लास्ट टेक्निक है टेलर का कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल रेवोल्यूशन। मेंटल मतलब दिमाग से, और रेवोल्यूशन मतलब चेंज लाना। कैसा चेंज लाना? हमको यहाँ पे सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में एक हेल्दी रिलेशन को रखना है, मेंटल रिवॉल्यूशन करना, सबको साथ में लेके चलना है। ठीक है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेंटल रिवॉल्यूशन आर चेंज इन मेंटल एटीट्यूड्स ऑफ वर्कर्स एंड मैनेजमेंट टूवर्ड्स ईच अदर। दोनों ग्रुप है ना अपने पास, एक वर्कर है एक मैनेजमेंट है, दोनों के बीच में कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। जब पॉजिटिव एटीट्यूड्स रखेंगे तो मेंटल रिवॉल्यूशन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। कोऑपरेशन बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट, और ये दोनों एक दूसरे के साथ मिल के कैसा करेंगे? कोऑपरेशन, मिल के काम करेंगे, साथ में काम करेंगे। थर्ड, रूलिंग आउट फीलिंग ऑफ सस्पिशियस और प्रेजुडाइज फ्रॉम द माइंड ऑफ वर्कर्स एंड मैनेजमेंट टू अडेप्ट सिस्टमैटिक थिंकिंग। अब यहाँ पे क्या होगा कि सस्पिशियस तरीके से, या प्रेजुडाइज मतलब बायस होना, प्रेजुडाइज का मतलब बायस होना, तो कोई किसी के साथ बायस नहीं होगा, सब एक दूसरे के साथ अच्छे से बिहेव करेंगे। और सिस्टमैटिक थिंकिंग के साथ अडेप्टेशन मतलब मैनेजर्स क्या करेगा, मैनेजर्स यहाँ पे सिस्टमैटिक तरीके से सोचेगा, सबके साथ अच्छे से रहेगा, हारमोनी के साथ। हम लोगों ने इसके प्रिंसिपल्स को पढ़ा कि हारमोनी, हारमोनी मतलब मेल मिलाप करके रहना, अच्छे से हेल्दी रिलेशन, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना एक दूसरे के प्रति। टेलर सेड दैट जनरली इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन वर्कर फील्स दैट मैनेजमेंट exploit them, overburdens with excess work and pay them less. On the other hand, management feels that workers always grumble, they follow go slow policy, डैमेज द इक्विपमेंट एंड वर्क केयरलेसली। अब देखिए यहाँ पे जनरली हर जगह पे देखा जाए तो वर्कर्स यही सोचते हैं कि उनको मैक्सिमम काम दे दिया गया, ओवर बर्डन है, उनको ज़्यादा काम कराया जा रहा है और उनको कम पैसा दिया जा रहा है। और वहीं दूसरी ओर मैनेजर सोच रहा है कि ये हमारे इक्विपमेंट को बर्बाद कर रहा है, रिसोर्स बर्बाद कर रहा है, बहुत स्लो प्रोसेस में काम कर रहा है, काम चोरी कर रहा है। तो ये सब दोनों के मन में अगर ऐसा ही चलेगा तो वहाँ पे कंपनी में कन्फ्लिक्ट होना निश्चित है, वहाँ पे लड़ाई झगड़ा हो सकता है, दोनों के बीच में मनमुटाव हो सकता है। तो यहाँ पे मनमुटाव को हटाना, जब तक मनमुटाव रहेगा तब तक वहाँ उस कंपनी का ग्रो नहीं हो पाएगा। तो मेंटल रेवोल्यूशन होना बहुत जरूरी, तो इस टेक्निक को इन्होंने फॉलो किया और बताया कि दोनों ग्रुप को एक दूसरे के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए। बोथ द ग्रुप सस्पेक्ट ईच अदर, और एक दूसरे को लोग क्या करते हैं, सस्पेक्ट करते हैं कि ये मेरे बारे में गलत सोच रहा है, वो मेरे बारे में गलत सोच रहा है, ऐसा होता ही है। In the technique of mental revolution, Taylor stressed that there is need to change the attitude of both groups drastically. He referred to change as revolution of mind to develop positive thinking and feeling of cooperation for each other. पॉजिटिव थिंकिंग रखना है और साथ में मिल के काम को करवाना या करना है। ठीक है, तो ये हो गया 8 टेक्निक्स। अब नेक्स्ट टॉपिक है एडवांटेज ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, इसके बेनिफिट्स को पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्या है, इम्प्रूव एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस थ्रू सिंप्लीफिकेशन एंड स्पेशलाइजेशन। तो ये बिजनेस की एफिशिएंसी को बढ़ाता है, कैसे? चीज़ों को सिंप्लीफाई करके और स्पेशल बना के। हेल्प्स इन रिड्यूसिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बाय एलिमिनेटिंग ऑल टाइप्स ऑफ वेस्टेज। और ये क्या करता है, प्रोडक्शन के कॉस्ट को कम करता है और जितने भी वेस्टेज होता है उनको एलिमिनेट करके, जैसे कि वर्कर्स अगर अनप्रोडक्टिव काम करे तो उसको कट कर दिया जाए, जहाँ पे वहाँ पे रिसोर्स का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना। तो इन सारे टेक्निक्स का यूज़ हम लोग साइंटिफिक मैनेजमेंट में करते हैं। ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस, फर्म इज एनेबल टू कैप्चर अ बिगर शेयर इन द मार्केट। अगर हम प्रोडक्ट के प्राइस को डिक्रीज करते हैं तो मार्केट में एक बड़े शेयर को कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, अगर सस्ते में सामान को निकालते, बल्क प्रोडक्शन करके चीज़ों को अगर सस्ते में निकालेंगे तो मार्केट में लोग उसको खरीदेंगे, क्योंकि हम लोग जो कंज्यूमर है ना वो रैशनल होते हैं, वो कम पैसे में मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेना चाहता है। तो यहाँ पे फिर हम एक बिगर मार्केट, कंपनी एक बिगर मार्केट को कैप्चर कर सकता है। डी में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड कोऑपरेशन ब्रिंग्स वर्कर्स एंड मैनेजमेंट
क्लोजर। तो यहाँ पे मेंटल रेवोल्यूशन की वजह से क्या होता है, वर्कर्स और मैनेजर्स के बीच में एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होता है और दोनों के बीच में कोऑपरेशन अच्छे से होता है, तो ये भी एक फायदा होता है। ई में देखेंगे मोर ट्रेनिंग्स टू इम्प्रूव द स्किल ऑफ वर्कर्स, और यहाँ पे क्या किया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा उनको ट्रेनिंग दिया जाता है ताकि उनको एजुकेट किया जाए और उनके स्किल्स को इम्प्रूव किया जाए ताकि वो अपने लाइफ में प्रॉस्पेरिटी को हासिल कर पाए। लास्ट है enables the workers to earn more with the introduction ऑफ डिफरेंशियल प्राइस वेज सिस्टम। अब यहाँ पे क्या है, प्राइस वेज सिस्टम के अंदर हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि जो इफिशियंट है उसको ज़्यादा सैलरी देना है। इससे क्या होगा कि लोग इफिशियंट को कंटिन्यू रखने के लिए अच्छे से काम करेंगे और जो इनएफिशिएंट है वो भी अपने आप को इफिशियंट की कैटेगरी में लाने के लिए अच्छे से काम करेगा। तो ये सारे साइंटिफिक मैनेजमेंट के फायदे हैं। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक। आज के समय में ये साइंटिफिक टेक्निक को यूज करते हैं। इन प्रेजेंट एरा मेनी न्यू साइंटिफिक टेक्निक्स आर डेवलप्ड। द कॉमन न्यू टेक्निक्स आर, पहला हम लोग टेक्निक पढ़ेंगे ऑपरेशंस रिसर्च। इट वाज डेवलप्ड ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वार टू ऑप्टिमाइज द डेवलपमेंट ऑफ वार। अब इसको हम लोग समझेंगे क्या होता है कि ये एक तो साइंटिफिक टेक्निक को क्यों हम लोग डेवलप करते हैं, इससे हमारा समय बचे, पैसा बचे और मैक्सिमम प्रॉफिट हो, इसलिए यूज करते हैं। लेकिन ये वाला रिसर्च सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम में यूज किया गया था। सेकेंड वर्ल्ड वार में सैनिकों की, सोल्जर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। वहाँ पे सोल्जर्स को अपॉइंट किया जा रहा था लड़ाई करने के लिए, तो यहाँ पे इसका यूज़ किया गया था। मतलब ये एक ऐसा तरीका है जिसमें हम चीज़ों को सही ढंग से इसको प्लान कर सके, व्यवस्थित कर सके, ताकि समय, पैसा और मेहनत सबकी बचत हो सके। इससे पहले सेना में युद्ध की प्लानिंग के लिए इस्तेमाल किया गया था कि किस तरीके से यहाँ पे सोल्जर्स का भर्ती करना है, कैसे सोल्जर्स कैसे काम करें, तो यहाँ पे ऑपरेशन रिसर्च के नाम से इसको जाना गया। सेकेंड है लीन मैन्युफैक्चरिंग। इसका मतलब होता है कि जो भी वेस्टेज होता है ना उसको कम करना। द टेक्निक फोकसेस ऑन रिड्यूसिंग 7 वेस्टेजेस ऑफ ओवर प्रोडक्शन। देखिए ये वाला टेक्निक है 7 वेस्टेज को रोकने के लिए बनाया गया था। तो 7 वेस्टेजेस में पहला क्या होता है, ओवर प्रोडक्शन। जब ज़्यादा प्रोडक्शन होता है तो ये कहीं ना कहीं रिसोर्स का वेस्टेज ही होता है। वेटिंग टाइम, ट्रांसपोर्टेशन, प्रोसेसिंग मोशंस, इन्वेंट्री, स्क्रैप एंड एनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो ये सारे यहाँ पे क्या होते हैं, वेस्टेज को रोका जाता है। जैसे वेटिंग टाइम, अब ज़्यादा प्रोडक्शन कर लिए हैं तो इसको कहाँ पे रखना है, कैसे भेजना है, उसका प्रोसेस कैसे करेंगे, उसका मोशन कैसे होगा, इन्वेंट्री को रखने में दिक्कत होगा, उसका स्क्रैप कैसे किया जाए। तो ये सारे जो वेस्टेज है उसको रिड्यूस किया गया था। ओवर प्रोडक्शन को रोकने के लिए लीन मैन्युफैक्चरिंग को रखा गया था। लीन मैन्युफैक्चरिंग उतना ही करी जितना ज़रूरत है, जैसे ही ख़त्म हो, जैसे ही आउटपुट निकल गया, जैसे कि अगर हम बात करते हैं अभी प्रोडक्शन हो रहा है और इन्वेंट्री हम मेंटेन करके रखें, तो इन्वेंट्री पूरा भरा हुआ मेरे गोडाउन में और प्रोडक्शन को हम वहाँ पे क्या करेंगे, स्लो कर देंगे। जब तक कि इन्वेंट्री खाली नहीं हो जाता या आधा नहीं होता तब तक प्रोडक्शन को हम लोग नहीं करेंगे या कम करेंगे। तो प्रोडक्शन को लीन करना, मैन्युफैक्चरिंग लीन करना, इससे क्या होगा, वेस्टेज को कम किया जा सकता है। काइजन, काइजन ये वर्ड जापानीज वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है कि हम लोगों को चेंज करते रहना, चेंज फॉर बेटर, अच्छे के लिए हम लोग को चेंज करते रहना। तो इसमें चेंज अच्छा चीज होता है। इट इज़ अ डेली एक्टिविटी विच एलिमिनेट हार्ड एंड डिफिकल्ट टास्क बाय एक्सपेरिमेंट साइंटिफिक मेथड्स। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डेली बेसिस पे काम को करेंगे और जब कोई चीज़ को डेली बेसिस पे करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे साइंटिफिक मेथड से, तो यहाँ पे हार्ड और डिफिकल्ट नाम का कोई चीज़ रहता ही नहीं, फिर वहाँ पे सब कुछ आसान हो जाता है। ठीक है, हर दिन थोड़ा सुधार करते हैं, इसमें रोज रोज छोटे छोटे बदलाव करके काम को बेहतर बनाया जाता है। इससे कर्मचारी को भी सुधार करने का एक मौका मिलता है, वो अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है 6 सिग्मा। इट रेफर्स टू इम्प्रूविंग इफिशियंसी बाय द रिड्यूसिंग क्वालिटी वेरिएशन। अब यहाँ पे देखिएगा, ये एक क्वालिटी को सुधारने का तरीका होता है। अगर कोई प्रोडक्ट बार बार खराब बन रहा है या गलती हो रही है तो 6 सिग्मा उसे पहचान कर सुधार करता है और इसका मेन मकसद ही होता है कि कम से कम गलती हो और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट निकले। तो 6 सिग्मा उसमें हम लोग यूज़ करते हैं। जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग, इट इज़ एन इन्वेंट्री मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी टू इम्प्रूव रिटर्न एंड रिड्यूस कॉस्ट। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि इसमें सामान को ठीक उसी समय बनाया जाएगा जब वो ख़त्म होगा या ज़रूरत होगा या कोई इसको मांगेगा, तब उस सामान को इसमें बनाया जाएगा। इससे गोडाउन में सामान इकट्ठा नहीं होता और खर्चा भी कम पड़ता है। अगर हम सामान बना लिए तो उसको हमको गोडाउन में रखना पड़ता है और गोडाउन में रखने के लिए हमको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा जो कि कॉस्ट को बढ़ाता है।
तो हम सामान को तभी बनाएंगे जब उसका जरूरत होगा, अदरवाइज हम इन्वेंट्री को कम ही रखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक, जिसमें कि 5 टेक्निक को पढ़े: ऑपरेशंस रिसर्च, लीन मैन्युफैक्चरिंग, काइजन, सिक्स सिग्मा, जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग। जब जरूरत होगा तब मैन्युफैक्चरिंग करना होगा। अब यहाँ पे दोनों के बीच में डिफरेंस है, टाइम स्टडी और मोशन स्टडी। टाइम स्टडी क्या करते हैं, हम एक स्टैंडर्ड टाइम को सर्च करते हैं जिससे कि कोई टास्क को कर पाए। और मोशन स्टडी में क्या होता है, हम लोग देखते हैं कि वर्कर्स के क्या मूवमेंट है, प्रोडक्टिव है कि अनप्रोडक्टिव है। फिर पर्पस क्या होता है कि इस टाइम स्टडी से हम लोग फाइंड करते हैं स्टैंडर्ड टाइम, और इससे एक फेयर डे हम लोग सेट कर देते हैं वर्कर्स के लिए कि इस डे पे इतना वो काम करेंगे। और इसका मेन पर्पस क्या होता है, जितने भी अनप्रोडक्टिव मूवमेंट है उसको एलिमिनेट करना, उसको हटाना। इट इज़ कंडक्ट विद द हेल्प ऑफ अ स्टॉप वॉच। इसको अगर हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो किसके हेल्प से, स्टॉप वॉच की हेल्प से करेंगे। और इसको अगर हम देखेंगे तो कैसे करेंगे, इट इज कंडक्टेड विद द हेल्प ऑफ अ मूवी कैमरा विच केप्ट आइज ऑन वर्कर्स मूवमेंट। तो हम यहाँ पे कैमरा वगैरह लगा के देख सकते हैं। ठीक है, सीसीटीवी कैमरा जैसे लगाते हैं फैक्ट्री में, क्योंकि ऑल टाइम मैनेजर वहाँ पे हो ये पॉसिबल नहीं था, वहाँ पे कैमरा लगा देंगे तो कैमरे से हम नोटिस कर सकते हैं कि जो मेरा वर्कर है वो कितना प्रोडक्टिव काम कर रहा है और कितना अनप्रोडक्टिव काम कर रहा है। फिर वहाँ से हम डिटेक्ट करके उसके अनप्रोडक्टिव काम को हटा देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप स्टूडेंट आज का ये वीडियो आपको समझ में आया है। जहाँ पे भी आपको डाउट लगा होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा, आपके उस डाउट को क्लियर कर दिया जाएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिन्होंने अभी भी पढ़ना स्टार्ट नहीं किया उनको भी पहुँचाइए, वो भी पढ़ना स्टार्ट कर दे। अपना एक ड्रीम सेट करिए कि आपको यहाँ तक पहुँचना, इतना परसेंटेज लाना, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट देना ही पड़ेगा, मेहनत करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।